रात के नीरव सन्नाटे और स्याह अंधेरे में डूबे पुराने कब्रिस्तान में ताजी दफनाई गई कब्रों पर जलती हुई एक आध मोमबत्ती की रोशनी में ठूड हो चुके सूखे पेड़ों की परछाई कब्रिस्तान की सूखी बड़ी बड़ी घास पर यूं दिखाई पड़ रहे थे जैसे कब्रों में दफन मुर्दे गल ब्याह डाल रहे हों। उस कब्रिस्तान का बूढ़ा चौकीदार कब्रिस्तान के बाहर बनी अपनी झोपड़ी में बीड़ी सुलगाकर सुट्टा लगा रहा था। कब्रें खोदने और मुर्दों को दफन करते हुए उसको यहाँ करीब 15 साल के ऊपर हो गए थे। वैसे तो यहाँ बरसों से शांत सो रहे मुर्दे उसको कभी भी डराते नहीं थे। यूं भी देसी ठर्रा चढ़ाकर वो कहाँ किस कब्र के ऊपर सो रहा होता है वो खुद ही नहीं जानता था। लेकिन पिछले कोई 10 दिन पहले जब से वो 4 दिनों के लिए अपने गांव गया, यहाँ का माहौल कुछ रहस्यमय और खौफनाक सा हो रहा था। गहराई रात के साथ ही पूरे कब्रिस्तान में खून जमा देने वाली ठंड व्याप्त हो जाती, जैसे कोल्ड स्टोरेज में सड़न से बचाने के लिए कटे हुए मांस को रखा जाता है। कुछ वैसा ही सड़न भरा भयानक ठंडा एहसास चारों तरफ छाने लगता। सूखे ठूड हो चुके पेड़ों की कटारों में छुपे उल्लुओं की डरावनी आवाज़ों के बीच किसी बच्ची के हंसने की आवाज़ गूंज उठती। फिर कुछ अस्फुट सी बातें जैसे 3-4 लोग बात कर रहे हों। चौकीदार ने खत्म हो चुकी बीड़ी का आखिरी सुट्टा लगाया और अपनी चारपाई पर लेटने वाला ही था कि बच्ची के हंसने की आवाज़ से एकदम उठ बैठा। सिहरन पैदा कर देने वाली ठंड से बचने के लिए कंबल से खुद को लपेट अपनी टॉर्च की रोशनी उस ओर फेंकी जहाँ से हंसने की आवाज़ आ रही थी। टॉर्च की रोशनी में चौकीदार ने एक परछाई देखी जो एक कब्र के पास उकड़ू बैठकर बातें करते हुए हंस रहे थे। कौन है? कौन है वहाँ? गले से घुटी घुटी आवाज़ निकलते हुए उसने चिल्लाने की कोशिश करी। डर की तीव्र लहर उसके शरीर के सारे रोंगटे खड़े कर गई। अचानक खामोशी छा गई। कुछ पल बाद सूखी घास के चड़मड़ाने की आवाज़ के साथ पेड़ों पर उल्टे लटक रहे चमगादड़ अपने पंख फड़फड़ाकर ची ची करते इधर उधर मंडराने लगे। चौकीदार ने देखा कोई बच्ची तेजी से भागी और स्याह अंधेरों के झुरमुट में खो गई। डर से कांप रहे चौकीदार ने वापस उस कब्र की तरफ टॉर्च की रोशनी फेंकी तो डर के मारे उसके पैर जोर जोर से हिलने लगे। एक बिना धड़ की लाश जिसका एक हाथ और एक पैर भी नहीं था वो वहीं पड़ी हुई थी। उसने देसी दारू मुंह से लगाई और कटाकट पी गया। जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह उठने पर वो उस कब्र पर गया जहां रात उसने वो कटी फटी बिना धड़ की लाश को किसी को बैठे देखा था। ये कोई नई कब्र थी जो उसकी अनुपस्थिति में दफनाई गई थी। तभी चौकीदार की नज़रें बड़ी बड़ी लाल चींटियों की लंबी कतार पर पड़ी जो कब्र के अंदर घुस रहे थे। रात का दृश्य याद आते ही उसके बदन में डर से झुरझुरी हो आई। उसने अपने बदले वहाँ रहे उस दूसरे चौकीदार से पूछा तो उसने बताया कि यहाँ इस बीच यानी कि जब असली चौकीदार वहाँ नहीं था तो इस बीच तो कोई मुर्दा आया ही नहीं। भयभीत सा चौकीदार किसी अनहोनी की आशंका से कांपता पुलिस चौकी गया। वहाँ के टीआई को सब बात बताकर मदद मांगी। पहले तो टीआई ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया, फिर ना जाने क्या सोचकर बोला, ठीक है रात को चलता हूँ, देखते हैं क्या रहस्य आपके कब्रिस्तान का।
दोनों रात गहराने का इंतजार करने लगे। रात के दूसरे पहर कब्रिस्तान का डरावना माहौल अजीब सी ठंडी सड़ाहट से भर उठा और ठीक उसी समय बच्ची के हंसने की आवाज आने लगी। दोनों ने छिपकर जो देखा वो देखकर दोनों का खून जम गया। ठंड की सिहरन भरी लहर उनके रगों में दौड़ गई। सामने का दृश्य दिल दहला देने वाला था। कब्र खुली पड़ी थी और उस खुली हुई कब्र में टुकड़े टुकड़े में कटी हुई 3 लाशें पड़ी हुई थे। उन लाशों के कटे हुए सिर के बाल पूरी तरह से गल चुके थे। लाशों के सभी कटे हुए टुकड़े के गले हुए मांस में कीड़े बिलबिला रहे थे और बिलबिलाते हुए कीड़ों से भरे मुंह से बात करती वो बच्ची हंसती जा रहे थे। आगे का नज़ारा बेहद ही भीभत्स और खौफनाक था। वो बच्ची अपने हाथों में सूखे हुए अतनियों से पिरोई हुई बड़ी सी सुई लिए लाशों के कटे हुए हिस्सों को सिल रहे थे। इस विभत्स दृश्य को देखकर टीआई को उबकाई आ गई। उसने वहीं उल्टी कर दी। रात के उस गहरे सन्नाटे में उबकाई की आवाज़ से उस बच्ची ने चेहरा घुमाया और पलक झपकते ही भागकर अंधेरों में गुम हो गई। करीब करीब पूरी तरह से गल चुके और लाल चींटियों और कीड़ों से बिलबिलाते मुंह पर ज़मीन घसीटते हुए उन दोनों की तरफ पड़ने लगे। ये देखकर चौकीदार और टीआई सिर पर पैर रखकर भागे। दोनों ही दहशत के कारण बीमार पड़ गए। कई रातों तक चुपके चुपके नज़र रख रहे पुलिस वालों ने बच्ची का पता लगा लिया। एक संभ्रांत कॉलोनी के बंगले के अंधेरे कमरे के अंदर, जहां दीवारों पर फैले सूखे खून के छींटे यहाँ घटी किसी भयानक घटना की गवाही दे रहे थे, उकड़ू बैठी करीब 11-12 साल की बच्ची मिली, जिसके मैले कुचैले कपड़ों पर सूख चुके खून के धब्बे थे। अजीब सा सूनापन लिए वहशत भरी उसकी आंखों ने पुलिस वालों के साथ लोगों को देखकर अपने घुटनों में मुंह छुपा लिया। उस बच्ची का 1 महीने तक इलाज चला। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ने प्यार का फाहा रख रख कर उसके मन की परतों को टटोल टटोल कर खोला और फिर जो दिल दहला देने वाली कहानी की परतें खोले उसने सबको खौफ से भर दिया। बच्ची ने बताया उसके भाई की शादी हुई, नई नवेली भाभी आई जो उसकी मम्मी को फूटी आंख से ना भाती। भाई भी ज़्यादा दहेज ना मिलने के कारण भाभी को मारता पीटता। जल्द ही दोनों माँ बेटों ने दूसरी शादी की योजना बना ली। वो अगस्त की दोपहर थी। मैं स्कूल से आकर टीवी देख रहे थे। उस दिन सुबह से ही मूसलाधार पानी बरस रहा था। भाभी किचन में खाना बना रहे थे। तभी मुझे भाभी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं दौड़ कर गई और मैंने देखा कि मम्मी और भाई लंबे चाकू से भाभी को मार रहे हैं। लहू लुहान भाभी तड़प तड़प कर भागने की कोशिश कर रही है। फिर वो मर गई और दोनों ने भाभी के टुकड़े टुकड़े करके वॉश बेसिन के नल से भाभी की लाश के टुकड़ों को धोकर बोरे में भर वहाँ बह रहे खून की नदी को कपड़े की सहायता से सोख सोख कर बाल्टी में भर घर के पीछे फेंक दिया और लाश के टुकड़ों से भरे बोरे को ले जाकर आधी रात के समय कब्रिस्तान में दफना दिया। मैं ये सब देखकर बहुत डर गई। उसके 2 दिन बाद से हर रात को मेरे सपने में भाभी की लाश दिखती। वो मुझे उठाकर कब्रिस्तान लाती और फिर मैं वहीं बैठकर सुई से भाभी की लाश के टुकड़ों को सिलती। एक एक कर सारे टुकड़ों को जोड़कर मैंने भाभी की लाश पूरी सिल दी। ये सारी बातें बताते हुए उस बच्ची के चेहरे पर अजीब सी वहशत थी। उसने आगे कहा, रात को मैंने देखा भाभी की लाश जो मैंने सिल दी
वो आई और मम्मी के ऊपर चढ़कर बैठ गई और मम्मी को नोच नोच कर बहते हुए खून पीने लगी। उसके बाद उसने भाई को भी मार डाला और नोच नोच कर दोनों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। वो मुझे बुलाती है, हर रात को मैं जाती हूँ कब्रिस्तान में, वहाँ मम्मी और भाई की लाश को सिलती हूँ, लेकिन वो अगले दिन फिर से उनके टुकड़े टुकड़े कर डालती है। भाभी और मैं, हम दोनों हंसते हैं, खूब हंसते हैं, फिर उनको सिलते हैं लंबी सुई से। और इतना कहकर वो अजीब तरीके से हंसने लगी। उसका मेंटल हॉस्पिटल में बहुत इलाज कराया, पर जाने कैसे वो वहाँ से भाग निकली और उसी कब्रिस्तान में अपनी भाभी के कब्र के ऊपर मृत पाई गई। उसके हाथों में बोरे सिलने वाली लंबी सुई थी, जिसके छेद में सूखी हुई अतड़ियाँ पिरोई हुई थी। आधी रात को रहस्यमयी चीखें, हंसी की आवाज़, अजीब अजीब सी फुसफुसाहट और सरसराहटों को अपने भीतर लिए वो कब्रिस्तान बिल्कुल वीरान पड़ा रहता है। अब वहाँ पर मुर्दों को भी कोई दफनाने नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रेहान का दोस्त उसे अपने घर ले जाता है। उसके दोस्त के घर वाले बड़े ही अजीब, शांत और गंभीर दिखते हैं। खाना खाते खाते रेहान को काफ़ी देर हो जाती है, जिसकी वजह से उसे अपने दोस्त के घर पर ही रात बितानी पड़ती है। उसके दोस्त की माँ उसे घर के ऊपर का कमरा में रुकने को कहती है। कमरे में पहुँचते ही उसे एक अजीब सा डर लगने लगता है, लेकिन वो डर क्यों रहा था उसे समझ में नहीं आता। आधी रात को कमरे में आहट होती है, जिसकी वजह से रेहान की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि उसके दोस्त की माँ एक वैम्पायर के रूप में उसके सिरहाने खड़ी होती है, उसका खून पीने के लिए। रेहान बहुत डर जाता है और उसकी चीख निकल जाती है। तभी रेहान की आंख खुली और वो देखता है कि वो तो अपने हॉस्टल के पलंग पर है। मतलब ये मेरा सपना था, रेहान अपने मन में कहता है। उसकी चीख से उसका रूममेट निखिल भी जाग जाता है। क्या हुआ रेहान, तू चीखा क्यों? सब ठीक तो है ना? निखिल रेहान से पूछता है। हाँ सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, बस एक बुरा सपना देख लिया, रेहान ने जवाब दिया। अच्छा अब सो जा, कल सुबह क्लास है, लेटते हुए निखिल बोला। दूसरे दिन फिर सुबह से क्लास शुरू हो गई। दिन भर क्लास करके रेहान काफ़ी थक चुका था। थोड़ा आराम करके शाम को फिर पढ़ने बैठ गया। रात को खाना खाकर रेहान सोने चला गया। आधी रात को अचानक चीखते हुए फिर उठ बैठा। क्या हुआ, तू चीखा क्यों? निखिल उसके पास आते हुए पूछा। फिर वही सपना यार, ये सपना बार बार क्यों आ रहा है? पसीने से लथपथ रेहान बोला। परेशान मत हो यार, वो बस एक सपना है और सपने तो कुछ भी आते रहते हैं, भगवान का नाम ले और सो जा। करता हुआ रेहान वापस सो गया। कुछ दिन तो ठीक से बीते, लेकिन एक दिन फिर वही सपना रेहान को आया। अब अक्सर ही वो सपना रेहान को आने लगा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे वैसे उसके सपने वाला दोस्त और उसके परिवार वाले, उनकी उम्र बढ़ते जा रहे थे, लेकिन वो परिवार अभी भी बहुत शांत और गंभीर और अजीब सा ही था। वो हर बार उसके दोस्त की माँ उसको हमेशा ऊपर का कमरा ही रुकने को देती। फिर से कमरे में पहुंचते ही अजीब सा डर उसे महसूस होता और आधी रात को वैम्पायर बनकर
उसके दोस्त की माँ खून पीने आती थी। सपने में उसे पता चलता है कि उसकी माँ का नाम रति बाला है। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और रेहान को हर दिन ही वही सपना आता है। अब तो सपने में उसके दोस्त की माँ भी मर चुकी होती है, लेकिन अभी भी वो जब भी सपने में अपने दोस्त के घर जाता है तो पता नहीं क्यों वो ऊपर वाला कमरे में ही रुकता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़के विकी से होती है। कुछ ही दिनों में दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन विकी रेहान को अपने घर पर बुलाता है। रेहान जब रात को उसके घर पहुंचता है तो ये देखकर दंग रह जाता है कि विकी का घर वही घर है जो रेहान अपने सपनों में देखता रहा है। डरते डरते रेहान घर के अंदर जाता है। अंदर पहुंचकर रेहान विकी के परिवार से मिलता है, लेकिन सपने के परिवार के उल्टा विकी का परिवार हंसमुख और मिलनसार था। थोड़ी ही देर में सब खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना खाते खाते बहुत देर हो जाती है, जिसकी वजह से रेहान को विकी के घर पर ही रुकना पड़ता है। विकी की माँ रेहान को घर के ऊपर वाला कमरा देती है। रुकने के लिए विकी और रेहान दोनों कमरे को थोड़ा साफ करने लग जाते हैं। तभी रेहान को दीवार पर लगी एक तस्वीर दिखती है। वो तस्वीर देखकर वो चौंक जाता है। वो तस्वीर उसी औरत की थी जो उसके सपने में आकर उसका खून पीने की कोशिश करती है। तस्वीर उतारकर रेहान देखता है कि उस पर एक नाम लिखा हुआ है, रति बाला। रेहान विकी से पूछता है, ये कौन है? ये पहले इस घर की मालकिन थी, इनसे ही दादाजी ने यह घर खरीदा था। विकी ने बताया, क्या इस फोटो को यहाँ से हटा सकते हो? हाँ क्यों नहीं, चलो इसे अभी चलकर नीचे स्टोर रूम में रख देते हैं। कहते हुए विकी रेहान के साथ नीचे चल देता है। रेहान तस्वीर को पकड़े हुए नीचे चला जा रहा था कि तभी उसके हाथों से अचानक से खून बहने लगता है। दोनों बहुत घबरा जाते हैं। रेहान फोटो को रखकर अपने हाथों को देखता है तो उसके हाथों में कहीं कोई चोट के निशान नहीं थे। दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। खैर, रेहान अपने हाथ साफ करके ऊपर कमरे में चला जाता है। विकी भी उसी कमरे में आ जाता है। दोनों बहुत देर तक बातें करते रहते हैं। बातें करते करते विकी भी वहीं सो जाता है। बीच रात में तेज बिजली की कड़क से रेहान की आंख खुली। रेहान देखता है कि उसके सिरहाने रति बाला खड़ी है। रेहान उसे देखते ही चीख पड़ता है। उसकी चीख सुनकर विकी भी उठ जाता है। क्या हुआ रेहान, तू चीखा क्यों? विकी बोला। रेहान ने दीवार की तरफ इशारा किया। विकी ने भी अपनी नज़र दीवार की ओर घुमाई। अब चौंकने की बारी विकी की थी। दोनों अपनी फटी फटी आंखों से दीवार को ही देख रहे थे। दोनों ही पसीने पसीने हो गए थे। सामने दीवार पर रति बाला की तस्वीर टंगी हुई थी और उससे खून रिस रहा था। दोनों के होश उड़ चुके थे और दोनों ही भागकर नीचे स्टोर रूम में गए। देखा वहाँ तस्वीर नहीं थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर तस्वीर ऊपर कमरे में पहुंची कैसे। दोनों ने रात जागते जागते ही कटा दी। सुबह होते ही रेहान अपने हॉस्टल निकल पड़ा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रति बाला अब उसके सपने से निकलकर हकीकत में आ गई थी। उसने अपना लैपटॉप निकाला और रति बाला के बारे में नेट पर सर्च करने लग गया। बहुत सारी रति बाला को सर्च करने के बाद अचानक से उसकी नज़र रति बाला एक नर पिशाच के आर्टिकल पर गई। उसने वो आर्टिकल खोला और पढ़ने लग गया।
साल 1900 में कोटामेंद गांव में रतिबाला नाम की एक लड़की हुआ करते थे। बचपन से ही उसे भूत प्रेत पिशाच शैतान की पूजा और शैतानी रिवाज इन सब के किताबों में दिलचस्पी थे। बचपन से ही वो एक वैम्पायर बनना चाहते थे। उसकी कोई सहेली नहीं थी। सभी साथ के बच्चे उससे डरते थे। कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था। लोगों में इस बात की चर्चा थी कि उस पर शैतान का साया है। उसके हम उम्र के बच्चों ने बताया कि कई बार उन्होंने उसे कुत्ते का खून पीते हुए देखा। कभी कभी तो बिल्लियों को पकड़कर कुछ प्रयोग करते रहते थे। एक दिन उसके माता पिता ने उसे चमगादड़ का खून पीते हुए देख लिया। उसके बाद से वो कहीं गायब सी हो गई। दूसरे दिन उसके घर के पास की एक लड़की गायब हो जाती है और बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिलती। बस इतना ही लिखा हुआ था उस लेख में। रेहान काफ़ी देर तक भी खोजता रहा, लेकिन कुछ भी खास मिला नहीं। अब उसे समझ ये नहीं आ रहा था कि आखिर रतिबाला उसके सपने में क्यों आ रही है। सपना तो दूर, अब तो हकीकत में भी शायद ऐसा लग रहा था कि जैसे वो रेहान को कुछ कहना चाहती हो। रेहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत सोचने के बाद उसने तय किया कि वो कोटामेंद गांव देखने जाएगा और पता लगाएगा कि आखिर ये सब उसके साथ ही क्यों हो रहा है। उसने देखा कि वो गांव उसके शहर से 200 किलोमीटर दूर था। रेहान ने तय कर लिया कि वो वहां जाकर पता करेगा इस रतिबाला के बारे में। दूसरे दिन वो हॉस्टल से छुट्टी लेकर कोटामेंद के लिए निकल पड़ा। 4 घंटे के बस और बैलगाड़ी के सफ़र के बाद रेहान कोटामेंद पहुंच चुका था। बहुत जानकारी करने के बाद भी उसे सिर्फ वो ही पता चल पाया जो कि उसने इंटरनेट पर पढ़ा हुआ था। निराश होकर वो वापस लौटने ही वाला था कि उसकी नज़र एक बहुत ही बुज़ुर्ग आदमी पर पड़ी, जो कि अपनी झोपड़ी के बाहर कुर्सी लगाकर बैठा हुआ था। रेहान ने सोचा कि बात थोड़ी पुरानी है, हो सकता है कि इन बुज़ुर्ग को कुछ पता हो। रेहान उनके पास गया और फिर उनसे रतिबाला के बारे में पूछा। सारी बात सुन उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा ये बहुत पुरानी बात है। तब हमारा उम्र करीब 18-19 साल का रहा होगा। हम लोग इसी गांव में रहते थे। रतिबाला भी यहीं रहती थी। वो थोड़ी अजीब थी। पता नहीं, जानवर का खून पीना, चमगादड़ का खून पीना, ये सब करती रहती थी। फिर पता नहीं वो कहीं गायब सी हो गई, फिर किसी को नहीं दिखी। उसके बाद तो मैं भी नहीं जानता बेटा क्या हुआ। रेहान सारी बातें सुना और फिर वहाँ से उठकर वापस अपने हॉस्टल के लिए बस पकड़ ली। वो निराश था क्योंकि उसे अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिर वो सपना रतिबाला उसे ही क्यों नज़र आते थे। खैर, शायद इस सवाल का जवाब रेहान को कभी नहीं मिल पाएगा।